animal health industry, Okay. animal feed industry, and also veterinary association. Okay. I'm associated with all these associations for the last almost 30 years, Okay. and I spend a lot of time on that, and I enjoy it. Thank you. मेरा नाम है डॉक्टर अरुण अत्रे। मैं प्रेसिडेंट एंड ग्लोबल हेड हूँ जाइडस का कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, और मैं पास्ट प्रेसिडेंट भी हूँ इंडियन फेडरेशन फॉर एनिमल हेल्थ का। तो ठीक है। मेरा नाम सतीश पसरीचा है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ वीरबैक का। वीरबैक मल्टीनेशनल फ्रेंच बेस्ड कंपनी है और मैं इंडिया का हेड हूँ, और मेरे को एनिमल हेल्थ इंडस्ट्री में 36 इयर्स हो गए हैं। जैसे मैंने बताया था, इनफा का फुल फॉर्म है इंडियन फेडरेशन ऑफ एनिमल हेल्थ कंपनीज। जी। ये जितना हमारे देश में एनिमल हेल्थ कंपनीज है, मल्टीनेशनल एंड इंडियन कंपनीज, ये सब हम साथ इकट्ठे काम करते हैं। हमारा काम मेनली ये है कि टू प्रमोट एनिमल हेल्थ बिजनेस इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया। एंड हम सब मिलके रेगुलेटरी एजेंसी के साथ काम करते हैं टू अपलिफ्ट द स्टैंडर्ड ऑफ एनिमल हेल्थ एंड इम्प्रूव स्टेक ऑफ इंडिया एंड एनिमल हेल्थ कंपनीज आउटसाइड इंडिया। ये मेरा फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ओके। एंड इसके इस तरह हम लोग काम करते हैं। जी। मगर इसमें हम सब एक एक करके बोलेंगे, मैं सब एवरीथिंग मैं खुद नहीं बोलना चाहिए। जी। बेसिकली एसोसिएशन में इंडिया में क्या एनिमल हेल्थ इंडस्ट्री जो थी एक सेग्रीगेटेड थी थोड़ी सी। ओके। और हमारे जो कंसर्न्स थे कि जो रेगुलेटर्स के साथ इंटरेक्शन के लिए एक बॉडी चाहिए थी कि हम मिलके काम कैसे करें, हम फार्मर्स को नई टेक्नोलॉजीज़ कैसे पहुंचाएं, हम रिसर्च मिलके कैसे करें, ये इंडस्ट्री में नए नए लोग कैसे आएँ, इस सब पे काम करने के लिए एक बॉडी की ज़रूरत थी। और सबको मिल एक आदमी एक कंपनी नहीं कर सकती थी, तो इसलिए हमने सबने सोचा कि मिलके एक एसोसिएशन बनाई जाए जो मिलके काम करेगी और जो इंडस्ट्री और फार्मर के हित के लिए काम करे, नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए टेक्नोलॉजीज़ फार्मर को पहुंचे, उसके लिए काम करें। उसके लिए हमने ये सोचा कि ये एसोसिएशन की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट के बगैर हम ये काम नहीं कर सकते, इसलिए एक बॉडी जो है गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करे, वो भी एक पर्पज़ है। टाइम टू टाइम हम ये रिसर्च करते रहते हैं और इसको मार्केट रिसर्च कहते हैं। जी। उसमें किस सेगमेंट में कौन से प्रोडक्ट चाहिए और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन सा सेगमेंट बड़ा है और छोटा है। हर सेगमेंट की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, अपने अपने फ़ायदे हैं। हम फार्मर्स को सेंसिटाइज करते रहते हैं इसके बारे में और उसका पूरा निदान करते रहते हैं। पहले अपने आपको ये समझना पड़ेगा कि एनिमल हेल्थ इंडस्ट्री जो है ना बहुत छोटी इंडस्ट्री है। जी। फार्मा से जब आप कंपेयर करते हो, सिर्फ 4 से 5% की इंडस्ट्री है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं हैं, तो इसलिए ये सब कंपनियों से मिलकर जब इन्फा बनाया, उसका एक कारण ये था कि जो स्टैंडर्ड्स पहले प्रोडक्ट्स में होने चाहिए, वो चाहे बड़े फार्मर के लिए हो या छोटे फार्मर के लिए, उनको एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिलना चाहिए। और दूसरा, गवर्नमेंट को भी एक इंटरफेस करने के लिए एक ऐसी एसोसिएशन चाहिए थी कि अगर जो अच्छे रेगुलेशंस वो लेके आएंगे वो इम्प्लीमेंट कैसे होंगे। जैसे विड्रॉल पीरियड या दवा देते हो, कितनी देर तक उसका जो मीट है या मिल्क है या एग है आपको नहीं खाना है, तो वो जो उसका मैसेज है, उस ये सारी कंपनीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो फील्ड में काम करते हैं, वो वेटनेरियंस को भी मिलते हैं, वो फार्मर्स को भी मिलते हैं। तो फार्मर्स को मिलके वो पूरा उनको अवेयर करते हैं कि बेस्ट फार्म प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, बेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, और ताकि उनको जो सुपीरियर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्योंकि फार्मर को तो ज्ञान नहीं होता, वो तो सिर्फ ये कई बार सोचता है कि अगर जो भी चीज़ सस्ती मिली है ले लो। तो उनको भी समझाया जाता है कि क्वालिटी का मीनिंग क्या होता है, प्रोडक्टिविटी आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और जानवरों को कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि और कोई फर्दर उनको इन्फेक्शन ना हो। तो इस तरह से हम, चाहे वो छोटा फार्मर हो चाहे बड़ा फार्मर, और हम पार्टिसिपेट भी करते हैं डिफरेंट फार्मर्स फेयर वगैरह में, वहाँ पे भी जाके हम फार्मर्स को अवेयर करते हैं इसके बारे में। ज़्यादातर अगर आप देखो तो हिंदुस्तान में जो वेटनरी स्ट्रक्चर है, वो वेटनरी हॉस्पिटल ज़्यादातर गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं। तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो फुल्ली ट्रेंड होते हैं प्रोडक्ट्स को हैंडल करने के लिए। वो प्रोडक्ट्स के बारे में, क्वालिटी के बारे में, इंडिकेशंस के बारे में, प्रिकॉशंस के बारे में वेटनेरियंस जो फील्ड में काम करते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो वो वेटनेरियंस की कुछ क्वेरीज होती हैं, यहाँ कुछ ऐसी चैलेंजेस आते हैं जो मेरे कोलीग्स ने अभी बताया, वो ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिसके के लिए उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो फिर वो हम इंडस्ट्री के साथ शेयर करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उन प्रॉब्लम्स को हम इफ़ेक्टिवली सॉल्व करें। देखिए,
the veterinary products और feed additives manufactured in India, उनको काफ़ी अच्छा acceptance है कोई भी countries में, including India. We export to Asian countries. Even Europe is a big buyer for our animal health products because the quality is accepted. Our regulations are widely accepted throughout the world. हम सोते भी हैं तो हमको पशुपालक, वेटनेरियन और देश नज़र आता है। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान में अगर हम पूरे वर्ल्ड का वेटनरी बिजनेस देखें तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम दुनिया में 5वें ऐसे देश हैं वॉल्यूम की कैटेगरी में, अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखें, बट प्राइस के हिसाब से हम 12वें हैं। दैट मीन्स हम ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं बट बहुत कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करते हैं, सस्ते में, और बहुत सस्ते में फार्मर्स को देते हैं, तो इससे छोटा मार्जिनल फार्मर भी बेनिफिट होता है। एक जानकारी दे रहा हूँ, पोल्ट्री वैक्सीन एक डोज जो होता है ना 7 नया पैसा पर एनिमल का कॉस्ट है, उस रेट पर हम सप्लाई करते हैं। तो हमारा जेनेसिस है टू सर्व द स्मॉल फार्मर्स। दुनिया में कहीं इस लो कॉस्ट मेडिसिन अफोर्ड नहीं किया जाता है, इंडिया का कंपनीज करते हैं। जो इन्फा का विजन है, जो उद्देश्य है, वो हेल्दियर एनिमल्स हेल्दियर इंडिया। जब हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे तो हमारा पॉपुलेशन स्वस्थ रहेगा। और दूसरा जो इन्फा का विजन है, आपने भी सुना होगा कि जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि डबलिंग द फार्मर इनकम बाय 2022, और लाइफ स्टॉक सेक्टर ही ऐसा सेक्टर है जो कि इसमें काफ़ी बड़ा योगदान कर सकता है। और इन्फा की जो संस्था है वो सारे पशुपालकों को सुविधाएं प्रोवाइड करती हैं ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो, मिल्क प्रोडक्शन इम्प्रूव हो, एग प्रोडक्शन इम्प्रूव हो, और सारी सुविधाएं उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि उनके पशु स्वस्थ रहें और देश स्वस्थ रहे। और हम समय समय पर फार्मर की नॉलेज बढ़ाने के लिए, उसका बिजनेस बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। ये इन्फाई ऐसी संस्था है जिसके मेंबर फार्मर्स, छोटे से छोटे फार्मर के पास जाते हैं और उसको पशु देख रेख के बारे में बताया जाता है। आप कम से कम सुधार के बारे में सोचना तो शुरू करेंगे। तो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड केम लेटर, सोच पहले आई। तो आज ये सोच को दिशा देने का दिन है। और हम ये समझते हैं कि हम जिस संसार में रहते हैं, हम एक परिवार ही है, वो चाहे आप फार्मर हो, प्लांट्स ग्रो करता हो, या ह्यूमन बीइंग्स हो या एनिमल्स हो, तो जो भी एक एरिया में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो वो दूसरे को इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। तो इसलिए अगर जैसे उन्होंने बताया कि हम हेल्दी एनिमल्स पे काम करते हैं, कि हेल्दी एनिमल्स के प्रोडक्ट्स आउटपुट हेल्दी होगा, तो हेल्दी प्रोडक्ट आप खाएंगे तो ह्यूमन हेल्थ भी अच्छी होगी। तो इस तरह से ये वन हेल्थ समिट में कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम सिर्फ देख सकते हैं, कर सकते हैं, पर हम फिर भी डिपेंडेंट हैं दूसरे सेक्टर में। तो जब वो सारे सेक्टर्स इकट्ठे मिलेंगे तो उसमें एक उनका अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और उससे देश को भी लाभ होगा। तो जैसे उन्होंने बोला, भी एक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ज़्यादा इंटरेक्शंस होगी और आई एम श्योर कि इसके अच्छे रिजल्ट्स आए। As I mentioned during my presentation, INFA is an association of animal health companies. The full name is Indian Federation of Animal Health Companies. We are established since 2012, and INFA works with all the specialty healthcare aspects like biologicals, feed supplement, antibiotic. Each specialty have subject experts, and we are from a kind of a 7-star subcommittees who handles mostly regulatory issues. And our objective primary sector, and like farm industry, India is a major exporter of pharma medicines. So one of the major focus of INFA is to ensure that Indian animal health companies have its presence across the globe. Because today regulatory reforms are happening, we are able to compete with all the big companies, multinationals, as our regulatory standards are very, very high. So that's one initiative to uplift the standards of regulatory compliances for Indian companies and ensure a significant presence of INFA across the globe. That's what briefly about INFA. Thank you. My name is Alex Travis. I'm Associate Dean at the College of Veterinary Medicine at Cornell University, Associate Dean for International Programs and also Public Health. We have the new Master of Public Health program
that really takes a One Health approach to everything that we do. And One Health is really a philosophy that the health of all living things is connected. Human health depends on the health of animals and the health of the environment through several relationships. And one, of course, is the transmission of disease. But we rely on animals for our livelihoods, for very important sources of food. And India has a world-leading role in food production in terms of dairy and growing in terms of eggs and poultry and beef as well. So this One Health framework is really recognizing, again, that we have to work together across disciplines: veterinary medicine, human medicine, economics, policy, all come together through a One Health approach. Cornell University has a very long history of working with partners in India, particularly Sadhguru most recently, and working on several dimensions of improving and safeguarding food production. A very recent example is the work on wheat rust, working on how actually people were moving the spores around for wheat rust, spreading this disease that could affect such a very important crop that humans rely on. Now the focus of this meeting is more on the animal side in terms of the human health dimensions of veterinary medicine and animal production. Again, it's wonderful to be here. Cornell and the College of Veterinary Medicine is committed to working with partners around the world, building capacity, because we truly do have a global community. I'm Professor Redinna from representing University of Hyderabad. University of Hyderabad is one of the top 5 universities in the country, and it was ranked as the best university in the country in 2016, and then with the award from the President of India. And the School of Life Sciences is a composite school in which the faculty are working in multi-dimensional areas of biology, biotechnology. Specifically, we have a big group working on infectious diseases, starting from viral, bacterial, protozoan, and mainly to understand the host pathogen interaction, so that we could come up with novel targets for diagnostics or vaccines. Today, the major problem that we are discussing is the antimicrobial resistance. Whatever antibiotics that were developed are no more effective, or maybe most of them will be out of use because bugs have developed resistance. So how to combat this problem, not only at human level but also from animal and environment. So we need a kind of multi-stakeholder under One Health concept. So this entire meeting is only towards that kind of multi-stakeholder approach to identify the strengths that are available in the industry or academy or government, and cooperate and work together for addressing the major challenges. At University of Hyderabad, we are focusing on mainly R&D, research and development, in terms of identifying the novel targets, which could probably also can be used as a vaccine candidates. So that's the kind of interaction that is going on. So there is need for academy, industry and government to come together, and this platform provides them many. Kumar from Indian Immunology. Good morning. My name is Dr. Anand Kumar, and I'm the Managing Director of Indian Immunology, which is a subsidiary company of the National Dairy Development Board. We're the largest veterinary vaccine company in India, and we're also a vaccine company. Originally, we were established only for veterinary vaccine purposes, but then in 1999, we also entered into the human vaccine segment. Today, we are an ideal One Health company because we have interest both in veterinary vaccines and in human vaccines. And in fact, our vision statement itself is shaping global healthcare by spearheading the One Health initiative. If you look at the current scenario, 70% of all emerging diseases
are zoonotic in nature. That means they are moving from animals to humans. And because of our company's experience in making a lot of animal vaccines and see, for example, rabies. Originally we were making only for dogs, rabies for animals. And today we are the largest producer of rabies for humans as well. So we have a good understanding and we have good exposure in both the segments, animal and human. So we also produce a lot of other vaccines for various zoonotic diseases like brucella. Brucellosis is one disease which affects, it's from cows to humans. And we are also the first company in the world to develop a vaccine for porcine cysticercosis. Epilepsy, 50% of epilepsy in human beings is because of tapeworm. And tapeworm cycle is from pigs to humans, humans to pig, that's the cycle. So we developed the world's first vaccine for tapeworm. And the thing that we are talking about today is a convergence of various human health, animal health, and the environment coming together to find a solution that will impact the lives of animals and people. See, today, though we have produced the world's first vaccine for tapeworm, there are hardly any takers because the problem is in humans, but the vaccine has to be administered to a pig. So the pig farmer doesn't care who gets epilepsy or not because he's not going to buy a vaccine just to administer a pig. He's not going to spend that money. But I think this kind of forum and the awareness that it creates, that at some point some interventions have to be done irrespective of whether it gives a direct benefit or not. That's what we are trying to understand. Most of the things that we have been dealing in the past was direct impact related. But today we have all come together to address where certain interventions have to be done in certain areas without having any direct impact. But in the long term, it improves the general health of animals and humans alike. So other aspect of One Health is also the farm to humans. You have the big challenge of food safety. In India, as you know, Food Safety and Standards Authority came in about 7 years ago as a unified regulator. Now you find the food as a carrier of microbial contaminants, and it could be salmonella, it could be E. coli, and then humans consume it, fall sick. Right? Some of them are extremely disastrous. There are cases where large number of population got affected on account of foodborne diseases. We also have the chemical residues, pesticide residues in food that again affects the human gut system. So there are again maximum residue levels that are determined from time to time, but there's also a whole lot of food safety element that connects farm to safe food to humans. Right? It needs again good agricultural practices, then farm labor, engaged more systematically, and then food being screened for pathogen-free environment. So those are other aspects of One Health. So this is a triage of the agriculture, animal health, and the human health that requires industry engaged in it are now converging in. Dr. Anand Kumar talked about a company with human and animal vaccine. Globion is there, the farm end of it, and in the prevention end of it, right? That's where it is. And there are companies, drug companies that are engaged in human health as well as animal health. So they're converging science. The science is common. Similarly, regulators are converging the regulatory approach. Because you see one incident and another, so you have to take a holistic view about containment, you take a holistic view about remediation, so that's one part of it. Government, of course, is very interested in things like environment to humans. Open defecation is one aspect of the One Health SR. There's a Swachh Bharat now that's really addressing it. So I think these are convergent elements that I think we're looking at. Because India can't afford to be ignorant. We are second largest food producer in the world today. In some of the areas we are number one. Dairy we are number one. Poultry we are among the three. In meat export we are among the three. So we just not only produce for ourselves, but we also produce for the world. We are among the top 10 exporters in the world. Right? So anything that happens
that's pandemic in India is a worry to the whole world. So we are in a great preparedness, but the whole idea is to make sure that we steer science, we steer regulations in a unified manner for addressing these problems holistically.